चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक के रूप में दिख रहा था। बालक, मुझे क्षमा करे, अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। तक्षशिला? अब तक्षशिला के आचार्य है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्नादेव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्नादेव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी। ठीक है। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे, जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकल गया, कोई मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। यह सुन चाणक्य समझ गए कि यह मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। इसे क्यों दंड दे रहे हो तुम? ये दंड का नहीं, पुरस्कार का अधिकारी है। इस सब में इसका कोई दोष नहीं। अभी अभी इसने एक यात्री के प्राणों की रक्षा की है। आपके यात्री की जान तो बच गई श्रीमान, परंतु मेरा तो नुकसान हुआ ना। कर दीजिए मेरे नुकसान की भरपाई, चुका दीजिए मेरा उचित मूल्य। मैं इस बालक को भोजन दे दूंगा, तब तक इस बालक को भोजन नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हूं श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। आप मेरा उचित मूल्य ला करके मुझे दें। मैं ये बालक तो क्या, मैं इससे भी अच्छा सेवक ला करके दूंगा तुम्हें। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? कदापि नहीं बन सकता ये। मान्यवर, सपने देखने का अधिकार उन्हें ही होता है जिनमें सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, और ये मैं इसी क्षण सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। मुझे स्वीकार है आचार्य। अब ये और तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अब देखो आचार्य, मेरा सेवक कैसे धूल चटाता है इस बालक को। महादेव, देखो। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक
मायादेव को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। मायादेव, पलक झपकते ही धूल चटा दो इस बालक को। मायादेव की विशाल कदकाठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया, लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कुछ कह दिया। तभी मायादेव ने चंद्रगुप्त पर हमला बोल दिया। हालांकि चंद्रगुप्त अपनी फुर्ती दिखाते हुए बच गया। फिर कुछ देर यही चलता रहा। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने मायादेव के घुटनों पर प्रहार किया। मायादेव, अगर तू इस बालक से हार गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मन्ना के चिल्लाने से चंद्रगुप्त का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। तभी मायादेव ने इसका लाभ उठाया और चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाकर दूर हवा में उछालकर फेंक दिया। चंद्रगुप्त जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ा। ये देख चाणक्य थोड़े निराश हो गए, जबकि मन्ना और वहां उपस्थित भीड़ शोर मचाने लगी। इसी शोर में चंद्रगुप्त को एक दबी सी चीख सुनाई दी और वो तुरंत वहां से भाग निकला। वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब तुम हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार रहो। बेड़िया। हालांकि चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आपकी पत्नी, उनको गौशाला में खूंखार भूखे तेंदुए ने घेर लिया है, जल्दी चलिए। ये सुन मन्ना हड़बड़ाहट में गौशाला की तरफ भागा। गौशाला के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर से मन्ना की पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये चीख सभी के कानों में पड़ रही थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। और तभी सबको अचंभित करते हुए बालक चंद्रगुप्त ने गौशाला के अंदर छलांग लगा दी। मन्ना की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरते हुए एक झोंका आया और उस तेंदुए के पेट में लकड़ी का टुकड़ा घुसेड़ दिया। देखते ही देखते वो तेंदुआ अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हैं। मैंने तेंदुओं को मार दिया है। जब मन्ना की पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। आज एक साधारण से सेवक ने मन्ना की पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जिस चंद्रगुप्त को सभी कमजोर बालक समझते थे, आज उसने ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े से बड़ा सूरमा भी ना कर पाए। शारीरिक बल किसी की वीरता का प्रतीक नहीं होता। साहस भीतर से जन्म लेता है और युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। चाणक्य की बात सुन मन्ना देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्षमा करे आचार्य, परंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आपने पहलवान मायादेव के लड़ने से पहले इस चंद्रगुप्त के कान में ऐसा क्या कहा था? ये मैं जानना चाहता हूं आचार्य, इसे ऐसा जानना चाहता हूं। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की कमी हो तो उसकी बुद्धि ही उसका शस्त्र बन जाता है, और यही युक्ति मैंने चंद्रगुप्त को दी थी। अधिक बल वाले महादेव के घुटनों पर वार करके उसे परास्त किया जा सकता है।
मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा से समझ गया था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। उसने चाणक्य से माफी मांग चंद्रगुप्त को आजाद कर चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर वहां से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। यदि यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली घटना पहुंच चुकी है तो न जाने वो किस मानसिक स्थिति में होगी। उसके प्राणों के लिए संकट हो सकता है। क्या हुआ आचार्य, आपने चिंतित क्यों है? मुझे पहले मगध जाकर अपनी पत्नी से मिलना है। मेरी पत्नी यशोधरा इस समय मगध में है और मेरा उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि धनानंद के सैनिकों ने मुझे वहां देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? परंतु मृत्यु क्यों? क्योंकि मैंने प्रण लिया है धनानंद और उसके नंद वंश का समूल नाश करने का। मुझे अपनी पत्नी यशोधरा की चिंता हो रही है। धनानंद के सैनिकों को मेरी पत्नी की वहां उपस्थिति का पता चल गया तो वो मेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु एक मार्ग है। मगध में प्रवेश करने का एक द्वार है जहां पे सबसे कम सुरक्षा व्यवस्था रहती है। हम उसी द्वार से मगध में प्रवेश करेंगे। चाणक्य बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए, लेकिन वहां मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने उन्हें फिर चिंता में डाल दिया। आचार्य, यहाँ तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है। इनसे लड़े बिना प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। शस्त्र उठाना हर समस्या का समाधान नहीं होता। यदि समस्या बुद्धिमानी से सुलझाई जा सके तो शस्त्र उठाना मूर्खता होगी। तो अब क्या करें आचार्य? तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ा, उनका लेप तैयार किया। इसके बाद वो एक वैद्य का वेश धारण कर चंद्रगुप्त को साथ लेकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। फरीद, ये क्या हो गया? चलो अच्छा, मेरे पास औषधि है। देखो, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई प्रश्न करो तुम इस घाव पे लेप लगा लो, क्योंकि मेरा औषधि ज्ञान कहता है कि यदि इस घाव का तुरंत उपचार नहीं किया गया ना, ये घातक साबित हो जाएगा। और तुम तो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हो। एक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सैनिक मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करता है उसे मैं हर संभव रूप से सहायता दूं। उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए, लेकिन गली में मुड़ने से पहले ही अचानक उनके कदम ठहर गए। चंद्रगुप्त ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य? आप अचानक से रुक क्यों गए? धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के समीप हो सकते हैं। संभवतः वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। तो अब क्या करना चाहिए? तुम भिक्षक के रूप में मेरे घर में प्रवेश करा। यदि वहां कोई सैनिक या कोई गुप्तचर हुआ तो तुम्हें आभास हो जाएगा। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त चाणक्य के घर के बाहर था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी सैनिक या गुप्त सैनिक नहीं दिखाई दिया। यशोधरा ने दरवाजा खोला। माता, भिक्षा मिलेगी? यशोधरा का मन अंदर से विचलित था, लेकिन घर पर आए भिक्षुक को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी। हाँ पुत्र, घर में भोजन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। लगता है तुम बहुत देर से भटक रहे हो। ठहरो, मैं अभी आई। ये बोलते हुए यशोधरा अंदर चली गई। कुछ समय बाद जब वो भोजन और पानी लेकर लौटी तो यशोधरा ने चाणक्य को अपने सामने अचानक खड़ा पाया।
ले गए थे आप? और ये बच्चा आपके साथ है? इधर सुनो, सब बताता हूं। यशोधरा ने अचानक से कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी। चाणक्य ने भी सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य से दिया। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यशोधरा को धनानंद के दरबार में हुए अपने अपमान से लेकर जंगल में चंद्रगुप्त के मिलने तक की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। यशोधरा, ज्योतिष महादेवाचार्य की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। मैं तो सम्राट नहीं बन पाया, किंतु इस बालक को सम्राट बनाने का मैंने प्रण ले लिया और अपने प्रण की पूर्ति मैं करके ही रहूंगा। स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अपनी खुली शिखा को बांधने का अवसर अति शीघ्र ही मिलेगा। यशोधरा अपने पति को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी, तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, औषधि, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये औषधि नहीं, ये विष है। विष? विष? परंतु किस लिए? चंद्रगुप्त के लिए। तुम उसके भोजन में मिला के उसे खिला देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। स्वामी, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? इतना छोटा बालक, और आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके भोजन में विष मिला दूं? मैं तुम्हें जितना कहा है तुम तो ये विष चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाएगा। परंतु स्वामी, तो अब क्या होगा आगे? ऐसा क्या चल रहा है चाणक्य के दिमाग में? क्यों वो अपने ही चुने राजा को विष देना चाहते हैं? कैसे ये विष चंद्रगुप्त को बनाएगा मगध का नया सम्राट? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड